सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम जानेंगे शब्दकोश परिचय से संबंधित प्रश्न। ये प्रश्न क्या हैं और क्या होंगे, तो इससे पूर्व हमें वर्णमाला समझनी होगी और उसके क्रम को अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा और याद करना होगा। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्णमाला। तो छात्रों, वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? इसके 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्वर। स्वर क्या है? तो देखिए छात्रों, स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और विसर्ग। जिसे हम कहते हैं, देखो, छोटा बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ और अंग और विसर्ग। इन्हें हम छोटी अंग और बड़ी अंग भी पढ़ते हैं। तो ये जहाँ 2 बिंदी लगी हुई हैं आगे आगे, ये क्या होता है? विसर्ग। और ये होता है अनुस्वार। जिस आ के ऊपर जब बिंदी एक लगी होती है वो होता है अनुस्वार। तो आइए अब देखते हैं हम व्यंजन। तो छात्रों, यहाँ पर व्यंजन वर्ग के अनुसार लिखे गए हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, अण। फिर है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। फिर है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। फिर है प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। फिर आता है अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। फिर आता है हमारा ऊष्म व्यंजन स, श, ह। फिर आते हैं संयुक्ताक्षर अक्षय, त्र और ज्ञ। अक्षय, त्र और ज्ञ। तो छात्रों, मैंने इसके आगे का वर्ग के आगे उच्चारण स्थान, चा वर्ग के आगे उच्चारण स्थान, इन सब के उच्चारण स्थान इधर लिखे हुए हैं। तो देखिए, अच्छा, पहले आप ये जान लें, ये पा वर्ग तक क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन के बाद है अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, फिर संयुक्ताक्षर। ठीक है, संयुक्ताक्षर क्या? अक्षय, त्र आ गया। और ऊष्म व्यंजन श, ह। तो देखिए, स्पर्श व्यंजन तो यह है क, ख, ग, घ, अण। क, ख, ग, घ, अण। तो ये क्या है? इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। च, छ, ज, झ, ञ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ट, ठ, ड, ढ, अण। इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। तो छात्रों, मूर्धा क्या होता है ये जाने पहले। मुंह के अंदर का तालु और ऊपर के दांतों के पीछे का भाग, उसको हम कहते हैं मूर्धा। मुंह के अंदर तालु और ऊपर के दांतों के पीछे का भाग, मूर्धा। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण। हमारी जीभ ट, ठ, ड, ढ, ण बोलते समय मूर्धा को स्पर्श करती है। अब ये है ता वर्ग में है, इनका उच्चारण स्थान है दांत। त, थ, द, ध, न। और ये है प, फ, ब, भ, म। इनका उच्चारण स्थान है ओठ। तो आप प, फ, ब, भ, म जब बोलेंगे तो आपके दोनों ओठ मिलते हैं। प, फ, ब, भ, म।
अब देखिए अंतस्थ व्यंजन य र ल व, य र ल व। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है बच्चों? इनका उच्चारण अधिकतर स्वरों और व्यंजनों के मध्य होता है। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो वायु मुख में टकराकर गर्मी उत्पन्न करती है। जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो वायु मुख में टकराकर ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्ताक्षर ये दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। इनसे दो व्यंजनों से अक्षय त्र ज्ञा। हमारी हिंदी वर्णमाला में 3 ही स्पर्श व्यंजन दिखाए गए हैं, लेकिन अब श्र को भी इस पर संयुक्ताक्षर माना गया है। वर्णमाला में 3 संयुक्ताक्षर दिखाए गए हैं, अक्षय त्र ज्ञा। तो अब इन्हें श्र को भी संयुक्ताक्षर के रूप में देखते हैं। तो छात्रों आगे देखिए, जैसे देखिए जैसे ये हैं अंग और विसर्ग, अंग और विसर्ग। ठीक है, हम वर्णमाला क्रम में देखते हैं अंग और विसर्ग यहाँ पर, लेकिन इनको हम अयोगवाह बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? अयोगवाह। तो आगे देखते हैं, देखिए अयोगवाह जिन्हें हम आफ्टर साउंड बोलते हैं अंग्रेजी में। तो अयोगवाह क्या है? अनुस्वार, ये अनुस्वार गिरा, विसर्ग ये है अनुनासिक ये। तो अनुस्वार के ऊपर, अनुस्वार में आ के ऊपर अंग की बिंदु है, और विसर्ग में आ के आगे 2 बिंदु लगी हुई हैं, और अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगाई जाती है। ठीक है, तो 3 है ये अयोगवाह, अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। ठीक है छात्रों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। ये संयुक्त व्यंजन को हम संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। तो इनका हम ये किस तरह से 2 व्यंजन को जोड़कर बनते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए जैसे ये है क प्लस स और प्लस आ, तो ये क्या है? आधा का। आधा का, इस व्यंजन में आधा का होता है और पूरा शा होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है आधा का प्लस आधा शा प्लस अ। आधा का और आधा शा कब बनता है? जब हम नीचे हलंत लगा देते हैं तो वो आधा का और आधा शा बन गया। आधा का बना, का पर जब हमने हलंत लगाया, का पर जब हलंत लगा दिया तो ये आधा का हो गया, और शा पर हलंत लगाया तो ये आधा शा हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि अक्षय में आधा का और पूरा शा होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो मैंने लिखा है ये शा प्लस आ। तो आधे शा में हमने आ को प्लस कर दिया, अ को प्लस कर दिया, तो ये पूरा शा बन गया। क्योंकि हर एक व्यंजन में अ मिला हुआ होता है, अ जुड़ा हुआ होता है, और जब हम व्यंजन से आ को बाहर कर देते हैं तो वो आधा व्यंजन बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हम बना सकते हैं क आधा का और प्लस सा। तो ये हमारा बराबर क्या हो गया? अक्षय। क्या हो गया? अक्षय। देखिए क
आधा का और प्लस सा पूरा सा, तो क्या बन गया ये बराबर अक्ष। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है त प्लस र प्लस आ। तो त क्या है, आधा है क्योंकि हलंत लगा हुआ है, और प्लस में र भी आधा है, हलंत लगा हुआ है। अब हमने रा के साथ प्लस आ कर दिया, रा के साथ प्लस आ, तो ये पूरा रा हो गया। क्या हो गया, ये पूरा रा। ठीक है, तो त प्लस रा क्या बना, त्रा। ठीक है, मैंने इस रा का भी विच्छेद कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये अ जोड़कर पूरा रा बन गया है। तो हमारा त्रा बनेगा त, आधा ता और प्लस पूरा रा बराबर त्र। ठीक है, अब ये है ज्ञा। ज्ञा कैसे बना, ज आधा जा प्लस आधा या प्लस आ। तो ये देखिए, ये इसमें हमने प्लस आ कर दिया, तो ये पूरा या इसको मानेंगे, पूरा या मानेंगे, और आधा जा है। तो देखिए हम बनाते हैं आधा जा हलंत लगा के और प्लस या बराबर हो गया ज्ञा, ज्ञा ज्ञानी। अब आगे देखते हैं, ये है हमारा श, क्योंकि हमारी वर्णमाला के क्रम में ज्ञा तक ही संयुक्ताक्षर हैं। और हम अब यहाँ देखते हैं श्रा, श आधा श प्लस आधा रा प्लस आ। तो अब देखिए आधा रा में मैंने प्लस आ कर दिया, तो ये पूरा रा हो गया बराबर पूरा रा। ठीक है, तो हमारा इसका विच्छेद क्या होता है, श्रा का, श मतलब आधा सा प्लस रा पूरा रा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप जोड़ रखा है इसलिए पूरा रा है। तो बराबर क्या हो गया, श्र। क्या हो गया, श्र। तो छात्रों, ये था संयुक्ताक्षर का वर्ण विच्छेद कि किस किस व्यंजन को मिलकर ये संयुक्ताक्षर बने हैं। आपको उम्मीद है समझ में आए होंगे। धन्यवाद।